सर्दी हो या गर्मी, बिजली के माहाना बिल की परेशानी तो हर शख्स को रहती ही है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे इन्वर्टर के बारे में मुतारिफ करवाने वाले हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप अपने बिजली के बिल में माहाना कमी कर सकते हैं। आज की वीडियो ज़्यूनिक PV 7000 इन्वर्टर पे है। आज की वीडियो हमेशा की तरह मुकम्मल टेस्टिंग के साथ होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इस इन्वर्टर की मुकम्मल लोड टेस्ट करके दिखाएंगे कि कंपनी ने क्लेम किया है ये इन्वर्टर 6 किलोवाट का है, तो क्या वाकई ही ये 6 किलोवाट इन्वर्टर लोड उठा सकता है या नहीं, ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव है या नहीं, ये इन्वर्टर सेल्फ कंजप्शन कितनी करता है, इस पे सोलर पैनल हम कितने लगा सकते हैं और इसको लगाने से हमारे बिजली के बिल में माहाना कितनी कमी हो सकती है, और इसके साथ साथ इसकी कीमत क्या होगी, इस पे सोलर के कनेक्शन क्या होंगे, कौन से सोलर पैनल इस पे लगा सकते हैं, ऐसी बहुत सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। जैसे ही हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो इसके अंदर हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है, जिसमें 1 साल कंप्लीट वारंटी है और 4 साल सर्विस फ्री कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ हमें कुछ कम्युनिकेशन केबल, DVDs और सबसे मेन चीज हमें एक अदद इन्वर्टर देखने को मिलता है। आपको पता है इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग हम बहुत कम टाइम में इसलिए करते हैं क्योंकि इस इन्वर्टर के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ ऐसा है, तो मैं चाहता हूं कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम मालूमात फराहम की जाए। तो अब मैं आपको इस इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग करके दिखाता हूं, जो कि बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर पे मैं आहिस्ता आहिस्ता लोड डाल रहा हूं। जैसे ही मैं लोड डाल रहा हूं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लोड हमें जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये इतना ज्यादा लोड नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने इस पर लोड कम डाला है। अब मैं इस इन्वर्टर पे आहिस्ता आहिस्ता लोड बढ़ा रहा हूँ, लोड बढ़ता जा रहा है। अब ये लोड बढ़ता 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 अब आप एक ऐसी स्टेज जो हर शख्स देखना चाहता है, वो ये कि कंपनी ने क्लेम किया है कि ये पावर फैक्टर 1 के साथ इन्वर्टर आता है, यानी जितने KVA का है उतने किलोवाट का है। तो इसका मतलब ये कि 6000 वाट कंपनी ने कहा कि इस पर हम लोड चला सकते हैं। 6 किलोवाट कंपनी ने क्लेम किया, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस वक्त ये इन्वर्टर 6 किलोवाट लोड बड़ी ही आसानी के साथ चला रहा है, और स्क्रीन पे हमें किसी भी किस्म का 7 नंबर का कोड या ओवरलोडिंग का कोड हमें देखने को नहीं मिल रहा। ये चीज टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का यही शिकवा होता है कि हम किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर लेकर तो आते हैं, लेकिन वो जितना लोड हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके मुताबिक वो नहीं चला सकता। सबसे पहले मैंने आपको इसी चीज के बारे में बता दिया, तो यकीनन आप इस इन्वर्टर की क्वालिटी का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं। मजीद फीचर इसमें आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से मैक्सिमम लाइफ गेन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट आपके साथ लंबे अरसे तक चले, तो आप उस प्रोडक्ट को 80 to 85% लोड तक चलाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट की लाइफ मैक्सिमम देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ टाइम के लिए 100% लोड चल रहा होता है, फिर बाद में 80% पे आ जाता है, तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कंटिन्यूसली 100% पे भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बात यह है कि जब आप कंटिन्यूसली किसी प्रोडक्ट को 100% पे यूज करेंगे तो डेफिनेटली उससे उस इन्वर्टर की लाइफ जो है वो आपको मिनिमम मिलेगी। आप उतनी प्रोडक्टिवली उससे आउटपुट नहीं ले सकेंगे जितनी वो 80 to 85% पे देता है। तो चाहे ये 6 किलोवाट लोड चला रहा है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको 80 to 85% पे इस्तेमाल करें। अब मैं बात करता हूँ इसके सोलर के सेक्शन की। तो यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि इस इन्वर्टर पे आप 500 DC इनपुट वोल्टेज दे सकते हैं। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो इसकी 120 से 450 वोल्ट तक इसकी रेंज है, जो नॉर्मली आमतौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हरगिज इसका ये मकसद नहीं है कि आप 120 वोल्ट ही दें या आप 450 वोल्ट ही दें। आप इसको अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी तरतीब में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुझसे आप पूछें कि इसके आइडियल वोल्टेज कितने हैं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसको 200 से लेके 400 के दरमियान अगर वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो आप इस इन्वर्टर से बहुत अच्छी कारकर्दगी हासिल कर सकते हैं। सोलर पैनल के रिलेटेड बात हो ही रही
गई है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता जाऊं कि आप इस पे मैक्सिमम कितने वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो आप इस इन्वर्टर पे मैक्सिमम चाहे आप 500 वाट का सोलर पैनल लगाएं, 540 वाट का लगाएं, 600 वाट, 610 वाट, 640 वाट यूनिक लगा लें या 655 वाट का जो भी सोलर पैनल जो 18 एम्पेयर की रेंज में आता है, आप उस सोलर पैनल को इस इन्वर्टर के साथ बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्टॉलर देख रहे होते हैं, तो हमारा मकसद, इस वीडियोस का मकसद असल यही होता है कि हम उनको टेक्निकल तमाम मालूमात फराहम करें ताकि वो इस इन्वर्टर से मैक्सिमम परफॉर्मेंस हासिल कर सके और फॉल्ट रेशो उन्हें कम से कम देखनी पड़े। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप को पता लग गया कि इसका जो MPPT है वो 18 एम्पेयर का है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप 330 वाट का सोलर पैनल लगा रहे हैं जो कि 8-9 एम्पेयर का है, तो आप इसमें 2 स्ट्रिंगें लगा सकते हैं। चाहे आप 8-8 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें लगा लें, 9-9 सोलर पैनल की 2 स्ट्रिंगें लगा लें, या अगर आप कोई बड़े सोलर पैनल लगाने लगे हैं जिसमें 600 वाट, 640 वाट अगर आप सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि उसके जो एम्पेयर हैं वो 16, 17, 18 एम्पेयर के दरमियान आपको एम्पेयर देखने को मिलते हैं। आपको उसकी एक स्ट्रिंग लगानी होगी, यानी आप उसकी डबल स्ट्रिंग नहीं लगा सकते। बस आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आपके सोलर पैनल की स्ट्रिंग के जो एम्पेयर हैं, चाहे वो आप 2 स्ट्रिंगें लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं या 3 स्ट्रिंगें लगा रहे हैं, उसके टोटल एम्पेयर 18 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 18 एम्पेयर की रेंज में होने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इस इन्वर्टर की सेल्फ कंजप्शन भी चेक करके दिखाऊंगा और उसके साथ साथ मैं ये इन्वर्टर की साइन वेव कैसी है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इसके बेसिक फीचर में जो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि ये इन्वर्टर आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। अगर आप इसको बैटरी लगाना चाहें तो आप इसके साथ 4 बैटरियां कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की खसूसियत ये भी है कि आप इसके साथ हर टाइप की बैटरी लगा सकते हैं, चाहे वो फ्लडेड बैटरी हो, AGM बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो, कोई भी बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हैं। बस शर्त यह है कि आपको इन्वर्टर की सेटिंग में जाके उसकी बैटरी टाइप को मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप उस बैटरी को बेहतर तरीके से चार्ज भी कर सकेंगे और उस बैटरी से मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी हासिल कर सकेंगे। सो बैटरी की बात हो ही रही है तो आपको ये बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का भी ऑप्शन मौजूद है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर इसके इनपुट सोर्स की बात की जाए तो आप इसमें वापडा इनपुट दे सकते हैं, सोलर इनपुट दे सकते हैं। अगर आपके पास जनरेटर है जिसकी आउटपुट जो है वो स्टेबल फ्रीक्वेंसी और स्टेबल वोल्टेज के साथ है, तो आप इसकी इनपुट पे वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसकी इनपुट में विंड टरबाइन भी आप इनपुट में दे सकते हैं, बट शर्त ये है कि उसकी वोल्टेज की जो रेंज है वो 120 वोल्ट से 450 वोल्ट की रेंज में होनी चाहिए और एम्पेयर जो है वो 18 एम्पेयर की रेंज में होनी चाहिए। ये इन्वर्टर न्यू स्मार्ट डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिलता है और इसमें वाईफाई का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हुए इस इन्वर्टर की तमाम मालूमात हासिल करना चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर इस वक्त कितना सोलर से जनरेशन कर रहा है, कितना हमारा लोड चल रहा है, क्या इन्वर्टर में कोई एरर या कोई ऐसा मसला तो नहीं, वो तमाम चीज़ें आप वाईफाई डिवाइस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके और अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। बट आपको यहाँ पे ये बताता जाऊँ कि ये वाईफाई डिवाइस आपको अलग से परचेज करना होगी। अगर ये डिवाइस इन्वर्टर के साथ होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता, बट उसमें इन्वर्टर की कीमत बढ़ जानी थी। सो कंपनी ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि अगर कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि वो वाईफाई डिवाइस को अपने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करके मोबाइल में वो तमाम मालूमात देखना चाहता है तो वो इसको परचेज कर सकता है। अगर उसकी ये ज़रूरत नहीं है तो वो इसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करे। इस इन्वर्टर के PCB पर कन्फॉर्मल कोटिंग की गई है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके इन्वर्टर में डस्ट या नमी की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम आए। डेफिनेटली जब आपके इन्वर्टर के PCB पे कंफॉर्मल कोटिंग होगी तो आपके PCB की जो लाइफ है और उसमें लगे हुए कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो एज कम्पेयर टू ऐसा इन्वर्टर जिसपे कंफॉर्मल कोटिंग नहीं हुई, इसकी लाइफ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल मेन प्रोडक्ट या मेन चीज़ तो PCB ही है ना, जिसपे तमाम चीज़ें लगी है। सो उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसको
मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने जो है उसके पीसीबी बोर्ड पे कंफॉर्मल कोटिंग की है। इस इन्वर्टर की पीवी कैपेसिटी जो है वो 7000 वाट है। आप 7000 वाट की रेंज में रहते हुए इस इन्वर्टर पे सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो पीवी का जो कंट्रोलर है वो 120 एम्पेयर के साथ है। अच्छा, जब भी कोई शख्स इस इन्वर्टर को इंस्टॉल करता है ना, तो उसको शुरू में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वो ये कि बगैर लोड के ये इन्वर्टर हमें 2 एम्पेयर के करीब पावर कंज्यूम कर रहा होता है, जो कि बड़ी अजीब बात है। वैसे इस टॉपिक पर हम एक वीडियो बना तो चुके हैं, जिसकी डिटेल वीडियो आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली इस इन्वर्टर को चेक करके दिखाता हूँ कि ये इन्वर्टर जो है विदाउट लोड पे सेल्फ कंजप्शन जो कर रहा होता है। डेफिनेटली इसके अंदर फैन लगे हुए हैं, डेफिनेटली इसका डिस्प्ले जो है उसमें लगी हुई एलईडी भी कुछ पावर कंज्यूम कर रही होती है। तो अगर उसकी बात की जाए तो ये इन्वर्टर तकरीबन 15 वाट से 20 वाट के करीब पावर कंजप्शन करता है। यही वजह है कि कंपनी ने इसको तकरीबन 15 से 35 वाट के दरमियान कंजप्शन को कहा गया है। अब ये 35 वाट 40 वाट कंपनी क्यों रिकमेंड कर रही है, उसकी वजह ये है कि डेफिनेटली जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो फैन की रफ्तार जो है वो भी कम ज्यादा उसी हिसाब से हो सकती है। सो आपको इस मामले में परेशान करने की जरूरत नहीं है कि ये 2 एम्पेयर क्यों कंज्यूम करता है। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है या नहीं देता, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से हमारे ज़हनों में एक बहुत ज़्यादा सवाल होता है कि इस सॉकेट में आप लैपटॉप ना लगाइएगा, इस सॉकेट में आप चार्जर ना लगाइएगा, क्योंकि ये इन्वर्टर की सॉकेट है या यूपीएस की सॉकेट है। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब आपका इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट नहीं देता तो उस सूरत में आपको बरकी हालात में प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसी बात को चेक करने के लिए हमने इस इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट किया और हम देखते हैं कि क्या ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट देता है या नहीं देता। इसका मतलब ये है कि क्या इजीली हम इसके साथ अपने घर के बाकी हालात की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के हालात भी जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते। तो चलिए चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो इन्वर्टर ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्टेड है। इन्वर्टर को हमने वाबडा नहीं दी, ये चीज आपने नोट करनी है। वाबडा कनेक्ट नहीं की और इसको हमने सिर्फ पीवी पे कनेक्ट किया है। तो इन्वर्टर जो आउटपुट हमें दे रहा है वो आपके सामने हमें इन्वर्टर प्योर साइन वेव इन्वर्टर दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ किसी भी तरह के बरकी हालात को बड़ी आसानी के साथ जोड़ सकते हैं और हमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें वैसे ही कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एक अलग बात है, बट इन्वर्टर चूंकि प्योर साइन वेव दे रहा आउटपुट, तो हमें यह चीज कंफर्म करनी थी, तो हमने कंफर्म कर ली कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है। सो दोस्तों, आपको पता है कि हम जितनी भी वीडियोस बना रहे होते हैं वो तमाम वीडियो प्रैक्टिकली चीजों को टेस्ट करने के साथ साथ हम आपको वो चीज बता रहे होते हैं। तो आप लोगों हमारी हौसला अफजाई करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि इस इन्वर्टर को हम कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सा इसका फार्मूला है कि आप हर वो जगह जहां पे 6000 वाट लोड हो, आप इस इन्वर्टर को उस जगह पे लगा सकते हैं। आपके पास अगर 1.5 टन के 2 एसी हैं, इसके अलावा फ्रिज वगैरह है, घर में पंखे लाइटें, जो एक बेसिक लोड होता है वो आप इसके साथ बड़ी ही आसानी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी आप इसको चाहे घर लगाएं, अपने दुकान में लगाएं या दफ्तर में लगाएं, आप तमाम जगह पे जहां पे 6000 वाट का लोड है आप बड़ी ही आसानी से इस इन्वर्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इस इन्वर्टर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर से क्वालिटी जो है वो किस तरह की बनी हुई है और इसमें कंपोनेंट्स जो है उनको किस तरतीब से लगाया गया है। सो अब हम इस इन्वर्टर के फ्रंट कवर को जो है वो ओपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमें यहाँ पे देखने को नजर आ रही है वो ये कि इसके पीसीबी के ऊपर जो है वो हमें कंफॉर्मल कोटिंग देखने को मिल रही है। इसमें एक साइड पे आपको डीसी सेक्शन देखने को मिल रहा है और एक साइड पे आपको एसी सेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बड़े हीट सिंक के साथ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि इन्वर्टर की जो एमपीपीटी साइड है उसको बिल्कुल अलग से कर दिया गया है और उसके पूरे जो पीसीबी है वो सेपरेट वहां पे दे दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंट्रोल कार्ड हमें देखने को मिल रहा है जो कि एमपीपीटी को सारा कंट्रोल कर रहा होता है। इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे मेन सिस्टम आईसी, जिसे हम सीपीयू भी मेन बोल सकते हैं, या इसको आप इन्वर्टर का मेन कंट्रोल करने वाला ड्राइवर या इसका इन्वर्टर का दिमाग भी आप इसको कह सकते हैं, यहाँ से ये ओवरऑल तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहा होता है। कैपेसिटर
कैपेसिटर हमें काफी बड़े साइज के देखने को मिल रहे हैं, काफी अच्छी क्वालिटी के और बड़े साइज में जो हमें यहाँ पे हमें काफी ज्यादा कॉइल्स भी देखने को मिल रही है। अब हम इन्वर्टर के कनेक्शन और बेसिक पार्ट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें इस साइड पे AC इनपुट के पॉइंट देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पे आप अर्थिंग के पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे यानी फेज, और यहाँ पे आप न्यूट्रल इनपुट आप इसको प्रोवाइड करेंगे। आउटपुट वाली साइड पे हमें लाइन और न्यूट्रल देखने मिलता है। कोशिश करें कि आप फेज और न्यूट्रल को चेक करने के बाद यहाँ पे लगाएं। आउटपुट सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊं कि बहुत सी इंस्टॉलर की कोशिश होती है कि हम इसको सिंगल तार की वायरिंग पे चलाएं, बट अगर आप इन्वर्टर से प्रॉपर काम लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके इन्वर्टर में कुछ अरसे के बाद फॉल्ट ना आए, तो उस सूरत में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इन्वर्टर की आउटपुट पे डबल तार की वायरिंग करें, ना कि सिंगल तार की वायरिंग। यहाँ पे हमें इनपुट सर्किट ब्रेकर देखने को मिल सकता है। अक्सर औकात क्या होता है कि हमारे इन्वर्टर जो है वो बैटरी पे, सोलर पे सही काम कर रहा होता है, बट वो वावड़ा नहीं ले रहा होता, तो उस सूरत में आपको इस ब्रेकर को चेक करना होता है। प्रेस करेंगे तो ये इनपुट ब्रेकर आपका कहलाता है और ये दोबारा से आपका इन्वर्टर काम करने लग जाएगा अगर इसकी वजह से वो प्रॉब्लम होगा ब्रेकर की वजह से। तो अर्थिंग के आप यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे आप अर्थ कर सकते हैं इस इन्वर्टर को। बैटरी की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस इन्वर्टर को आप विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं, बैटरी के साथ भी लगा सकते हैं। बैटरी के साथ अगर आपको लगाना है तो 48 वोल्ट सिस्टम आपको यहाँ पे यानी 4 बैटरियां लगानी होगी। वो कोई भी टाइप की हो सकती है, वो किसी भी पावर की हो सकती है, तो आपको 4 बैटरियां लगानी पड़ेंगी 48 वोल्ट बनाने के लिए। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बैटरी की पोलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए कि यहाँ पे गलती ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव को बहुत अच्छे अंदाज से वादे किया गया है। अगर मैं पीवी सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे हम सोलर का पॉजिटिव पॉइंट देते हैं और यहाँ पे हम इसको नेगेटिव पॉइंट देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इन दोनों स्क्रू को ओपन करके तब आप इसके अंदर से तार गुजारेंगे और फिर आप इधर से इसके कनेक्शन करेंगे। अगर मैं इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे हमें एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलते हैं और यहाँ से इसको आप प्रॉपर खोल के, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद लाजमी साफ कर लिया करें। अगर बेहतर तो यही है कि इस स्क्रू को आप ओपन करके आप इस जो फोमिक टाइप है इसको आप इस तरह झाड़ दें। आप धो भी सकते हैं, बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आप इसको कम से कम बाहर से जो है वो लाजमी साफ करें ताकि इसमें वेंटिलेशन जो है वो होती रहे। ये ना हो कि ये अच्छे मकसद के लिए लगा है और इसी की वजह से प्रॉब्लम इन्वर्टर में क्रिएट हो जाए। उस सूरत में अगर इसमें प्रॉपर डस्ट यहाँ पे फंसी रहे और आप उसमें सफाई ना करें। इस साइड पे हमें एक ऑन ऑफ स्विच देखने को मिलता है। एक छोटी सी बात है, अक्सर होता क्या है कि यहाँ से ऑफ होता है इन्वर्टर और इन्वर्टर सब कुछ ठीक कर रहा होता है, डिस्प्ले में सब कुछ अच्छा नजर आ रहा होता है, लेकिन आउटपुट फराहम नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्विच जो है वो बंद है, या अक्सर ये भी होता है कि स्विच में प्रॉब्लम आने की वजह से इन्वर्टर आउटपुट नहीं दे रहा होता। तो स्विच को रिपेयर करके भी इस मसले को हल किया जा सकता है। बट आई सजेस्ट कि अगर आपका इन्वर्टर वारंटी में है तो आप खुद से इस इन्वर्टर को कभी भी ओपन ना करें। इन्वर्टर की दूसरी साइड पे भी हमें एंटी डस्ट फिल्टर हमें देखने को मिल जाते हैं और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी देखने को मिल जाती हैं। इन्वर्टर की फ्रंट साइड पे हमें एक अदर डिस्प्ले देखने को मिलता है और उसके साथ साथ हमें ये टच बटन देखने को मिलते हैं जो कि बहुत एक अच्छी आपको फीलिंग देते हैं जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस पे हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेटर लाइटें देखने को मिलती हैं। सो दोस्तों, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा खूबियों वाला इन्वर्टर आखिर हमें कितने का मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो आपको ये बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर की कीमत 1,34,900 रुपए है और ये इन्वर्टर आपको पूरे पाकिस्तान में यूनिक के किसी भी डीलर से आपको मिल सकता है। अगर आपको ये इन्वर्टर हमसे चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी? कोशिश हमारी यही होती है कि आपको टेक्निकल मालूमात मुकम्मल टेस्ट करने के बाद फराहम करें ताकि आपको इन्वर्टर की सिलेक्शन में आसानी हो। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।